हाँ भाई, क्वेश्चन लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये अक्सर करके पूछा जाता है। लिखो, E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल तथा R1 व R2 आंतरिक प्रतिरोधों के दो सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इनका तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य प्रतिरोध। तो लिखिए, इस संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल एवं तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और इसी में आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन से, यदि इस संयोजन को किसी बाह्य कैपिटल R से जोड़ दिया जाए तो R में प्रवाहित होने वाली धारा के लिए सूत्र लिखिए। अब यहां समझ लेंगे, सब बोर्ड पे यहां ध्यान देंगे। देखो, प्रश्न में हमें गिवन है कि E1 विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R1 का एक सेल है और एक डिफरेंट EMF E2 और R2 प्रतिरोध का दूसरा सेल है, और दोनों को किस क्रम में जोड़ दिया है भाई? समांतर क्रम में। और इसमें एक इसी संयोजन के साथ एक क्या कर दिया है? बाह्य प्रतिरोध R जोड़ दिया जाता है। अब मैंने क्या कहा था? अब इस परिपथ में धारा का प्रवाह करेंगे। इस सेल में धारा प्रवाहित करेंगे, दूसरे सेल में धारा प्रवाहित करेंगे। धारा मैंने बताई थी किस में एंटर करती है? नेगेटिव में। निकलती किस से? पॉजिटिव से। समझ में आ गई बात? यहाँ भी किस में एंटर करेगी? नेगेटिव में। I2 मान ली और I2। तो यहाँ पर जो धारा मिलेगी वो कितनी मिली? I बराबर, ये धारा I मान लेते हैं, और इस I का मान कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। समझ में आई बात? है ना? ये एक संधि नियम होता है। इस संधि पर कितनी धाराएं मिलेगी? दो धारा, है ना? दो धाराओं का संगम होगा, मिल जाएगी। समझ में आई बात? तो I1 प्लस कितना हो जाएगा? I का मान कितना हो जाएगा? बोलो, I1 प्लस I2। समझ में आई बात? अब इन दोनों सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये सिद्ध करना है। अगर इस परिपथ के समतुल्य एक परिपथ बनाए तो कैसे बनाएंगे? एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध Req, तुल्य प्रतिरोध, और विद्युत वाहक बल EQ, और ये हो गया कैपिटल R। समझे नहीं? और ये होगी धारा कितनी? I।
समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है इतना? तो संधि नियम से हम क्या बता सकते हैं? संधि नियम है ना। किसका संधि नियम है ये? धारा का संधि नियम, ठीक है ना। हाँ, तो संधि नियम, धारा के संधि नियम से, धारा के संधि नियम से क्या लिखेंगे? कुल धारा, परिपथ में बहने वाली कुल धारा। आई क्या है? परिपथ में बहने वाली कुल धारा बराबर होगी I1 प्लस I2। समझ में आ गई यहाँ तक? अब हमने आपको पढ़ाया था एक सूत्र सेल के लिए, जो विभवांतर होगा वो कितना होता है? V बराबर E माइनस I। बोलो, अगर यहां से हम धारा का मान पूछे आपसे, धारा बराबर कितनी हो जाएगी? इसको इस तरफ लाना पड़ेगा, तो E माइनस वी अपॉन कितना? क्लियर है यहाँ तक? तो रख दो जी मान। कुल धारा के लिए ये परिपथ प्रयोग कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? बोलो कितना? E इक्विवेलेंट कितना आएगा? बताओ। E इक्विवेलेंट माइनस, बोलो यहाँ पर कुल विभवांतर कितना मान लेते हैं हम इन दोनों बिंदुओं के बीच? बोलो V। तो यहाँ भी कितना विभवांतर होगा? बोलो V होगा इन बिंदुओं के बीच। समझ आएंगे? ठीक है, समझ गए? यानी कि R के सिरों पर विभवांतर कितना लेट कर लिया हमने? V। ठीक, तो V क्योंकि समांतर क्रम है सैलों का, तो V क्या रहेगा? समान रहेगा। तो यहाँ E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन, बोलो क्या लिखे? अपॉन में कितना लिखेंगे? R कितना है? देखो R इक्विवेलेंट। अब I1 किसके लिए? सेल E1 के लिए। I1 किसके लिए? E1 सेल के लिए। तो कितना लिखेंगे? E1 माइनस V सबके लिए समान, अपॉन में कितना? अपॉन में बोलो R1 प्लस I2 के लिए बताओ फटाफट, E2 माइनस V अपॉन कितना? R2। अब जो सिमेट्रिक टर्म है, यानी कि एक जैसे पद है, उनको अलग ब्रैकेट में कर लो। एक जैसे कौन से? E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1। फिर यहां से कितना ले लो? E2 अपॉन R2। बोलो इसको एक ब्रैकेट में रख लिया। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस बाहर, ठीक है। V यहां से देखो V बटे R1, V बाहर रख लिया तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ पे इसको भी अलग अलग कर लो। E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V बटे R इक्विवेलेंट। ये बात समझ में आ गई क्या सबके? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब अगर हम दोनों ओर से तुलना कर देंगे, क्या कर देंगे? दोनों ओर से हमें किसका मान मिलेगा? E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो दोनों ओर से सममित पदों की तुलना करने पर, पदों की तुलना करने पर, अब बताओ यहां से ध्यान दो, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का मान कितना प्राप्त हो गया? E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का मान कितना हो गया? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। समझ में आएगा? तथा दूसरे पद से V से तो V कट जाएगा, एक बटे क्या मिला यहाँ? R इक्विवेलेंट इक्वल टू V से V कट गया और माइनस से माइनस गया, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर आया भाई? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहां से तो आप क्या निकाल सकते हैं? बोलो R इक्विवेलेंट। क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? R इक्विवेलेंट। तो और यहां से आप क्या लिख सकते हैं? E इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन कितना? बोलो R2। और ये व्रज गुणा हो जाएगी, गुणा में R इक्विवेलेंट, तथा R इक्विवेलेंट की वैल्यू बोलो डायरेक्ट लघुत्तम लिया और इसको क्या कर दिया? व्युत्क्रम कर दिया, तो कितना आ गया? देखो R1 R2 यहाँ आया और ऊपर R1 प्लस R2, उल्टा कर दो, R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। बोलो समझ में आई नहीं बात? ठीक है ना? ये मिल जाएगा।
तो यहाँ पर हमें ये तो मिल गया आर इक्वेलेंट। आर इक्वेलेंट का मान कहाँ रख देंगे बोलो, यहाँ पर रख देंगे, है ना। यहाँ रखने के बाद इसका भी आप लघुत्तम ले लेना, इसका भी क्या कर लेंगे, लघुत्तम। तो आर इक्वेलेंट का मान यहाँ रख दो, देखो इधर लिख देता हूं मैं, इक्वेलेंट इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 बटे में कितना R1 R2, और आर इक्वेलेंट का मान उधर से रखो R1 R2 अपॉन R1 प्लस, इससे ये उड़ा दो। बोलो समझ में आई नहीं बात। और फिर पूछा गया है एक और, इसमें इंपॉर्टेंट बात पूछी गई है, किसके बारे में, आर में बहने वाली धारा, है ना। तो आर में बहने वाली धारा यहां से कितनी आ जाएगी, आर में बहने वाली धारा आई बराबर क्या बताया था मैंने, कुल विद्युत वाहक बल। तो ई इक्विवेलेंट ऊपर आ जाएगा, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना हो गया, देखो ये पूरा संयोजन का प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट आया, आर इक्विवेलेंट कितना आया, R1 R2 अपॉन R1। तो यहाँ पे लिखेंगे आर इक्विवेलेंट प्लस कितना, ये श्रेणी क्रम में है पूरे के, तो ये क्या आ जाएगा प्लस आर। तो परिपथ में बहने वाली धारा कितनी मिलेगी, तुल्य विद्युत वाहक बल बटे में तुल्य प्रतिरोध। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, है ना। उतार लो, हो गया, ठीक है, साफ कर दे। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा ई, ठीक है, विद्युत ऊर्जा। अब समझ लो विद्युत ऊर्जा क्या होती है। देखो जब भी किसी प्रतिरोधक आर, ये क्या है प्रतिरोधक, ठीक है ना, आर है ना, इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है आर है, और अगर हम इसमें क्या है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं आई, क्या करते हैं विद्युत धारा कितनी आई, तो इसके सिरों पर, इसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इस प्रतिरोधक में, ठीक है, उसमें ऊर्जा डेवलप हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जैसे ये एग्जांपल कहाँ देख सकते हैं डेली लाइफ में आप, इलेक्ट्रिक प्रेस में, क्या इलेक्ट्रिक प्रेस में अगर आप क्या भेजें धारा प्रवाहित करें तो उसका फिलामेंट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी कि उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है ना। उस उत्पन्न ऊष्मा को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, और ये हीटर है, गीजर है ना, इलेक्ट्रिक प्रेस है, समझे नहीं, तो ये सब में देखा जाता है, ऐसा गुण सब में देखा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा क्या है, जब किसी प्रतिरोधक आर में, है ना, कोई धारा आई टी समय के लिए प्रवाहित की जाती है तो तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। इस प्रभाव को हम क्या कह सकते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऊष्मीय प्रभाव। और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है प्रतिरोध में, उस ऊष्मा को ही क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। लिखो, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में, विद्युत धारा के, विद्युत धारा के, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में प्रतिरोध आर में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को, उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गया बात। तो इसका मतलब क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा क्या है, एक ऊष्मा है, और ऊष्मा क्या होती है,
कार्य होता है ना, और कार्य किसके द्वारा? आवेश। ए से कहाँ तक पहुंचेगा बोलो? बी तक पहुंचेगा। तो आवेश द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य बराबर हमने क्या पढ़ा है? V बराबर W/Q। क्या पढ़ा है हमने बोलो? V बराबर क्या पढ़ा है हमने? W/Q। तो W बराबर कितना आ जाएगा? V इंटू Q। कितना आ जाएगा? V इंटू Q। और फिर हमने पढ़ा है I इक्वल टू कितना? Q/T। कितना पढ़ा है? तो यहाँ Q की वैल्यू रख दो, I इंटू T। कितना? तो E बराबर H बराबर W। कितना आ गया? VIT। बोलो समझ में आई नहीं बात ही है ना? तो चाहे तो विद्युत ऊर्जा हो, चाहे विद्युत ऊष्मा हो, और चाहे क्या है? कार्य हो, ठीक है ना, किसी भी आवेश के द्वारा धारा I प्रवाहित करने पर, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? ये सभी चीजें विद्युत ऊर्जा के बराबर होती है और उसका मान होता है VIT। इतने जूल, इतने जूल आ जाएगा। अब यहाँ पर है ना ओम का गणितीय रूप लगाए, तो ओम का गणितीय रूप क्या बताया था मैंने? बोलो R बराबर V बटे कितना? I। तो यहाँ से हम बदल सकते हैं E को विद्युत ऊर्जा या क्या W बराबर कितना? ये फॉर्मूला आ जाएगा, चाहे अब H के बराबर लिखो चाहे E के बराबर लिखो, H बराबर VIT आ गया। अब यहाँ पे बदल दो, किसका मान बदल दो बोलो? V का। किसका मान? V का। I इंटू R लिखेंगे तो I स्क्वायर इंटू R इंटू T। इतने जूल आ गए, इतने जूल, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? जूल, जूल के नियम भी कहते हैं। क्या? जूल के 3 नियम मिल जाते हैं यहाँ पे, एक धारा का नियम, एक प्रतिरोध का नियम और एक समय का नियम। तो ये जूल के उसमें प्रभाव के नियम, जूल के हाँ उसमें प्रभाव का नियम कह सकते हैं इसको, समझे नहीं? सभी नियम इसमें मिल जाते हैं। दूसरी बात या अब हम क्या काम करेंगे? हमने अभी रखा V का मान, अब I का मान रख दो V अपॉन R। क्या? V अपॉन R। तो V स्क्वायर अपॉन कितना? R इंटू कितना? T। इतने जूल। तो कितने सूत्र हो गए बोलो? कितने सूत्र हो गए? कितने सूत्र हो गए हमारे पास? एक तो हो गया कितना? H का VIT। कितना हो गया? VIT। दूसरा क्या हो गया? I स्क्वायर इंटू R इंटू T। और तीसरा क्या हो गया? V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तीनों सूत्र याद कर लेने। क्या कर लेना है? सूत्र याद हो जाने चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। डेफिनेशन याद हो या ना हो, लेकिन सूत्र याद होने चाहिए अच्छी तरीके से। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये अब ध्यान दो, देखो श्रेणी क्रम में विभवांतर समान था या धारा समान थी? धारा समान थी। तो अगर मैं श्रेणी क्रम के लिए बात करूं, कौन से क्रम से के लिए? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में हम क्या कह सकते हैं? देखो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, H बराबर I स्क्वायर R इंटू T। तो H किसके समानुपाती हो जाएगा बोलो? R के। लेकिन अगर बात करूं मैं समांतर क्रम की, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या समान होता था? विभवांतर। तो यहाँ पर H किसके विलोमानुपाती हो जाएगा? प्रतिरोध के। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि श्रेणी क्रम में ऐसा होता है और समांतर क्रम में, पैरेलल बोलते हैं इंग्लिश में, HP कह दिया, और समांतर क्रम को आपका ये पैरेलल कहते हैं और श्रेणी को सीरीज कहते हैं, HS कह दिया। समझ में आए? इसका मीनिंग समझ लो जरा। यानी कि अगर मान लिया एक से ज्यादा बल्ब है और अलग अलग प्रतिरोध के, कैसे है? अलग अलग प्रतिरोध के है, तो उन तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। कैसे? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कौन सा बल्ब सबसे तेज चमकेगा? जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। श्रेणी क्रम में कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा चमकेगा? जिसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा। और समांतर क्रम में कौन सा बल्ब सबसे अधिक तेज चमकेगा? जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। समझ में आई बात? या दूसरे शब्दों में ये पूछ लिया जाए कि 3 बल्ब है, समझे नहीं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो कौन सा बल्ब सबसे पहले फ्यूज होगा?
कौन सा बल्ब सबसे पहले फ्यूज होगा। तो कैसे निकालेंगे भाई, कैसे सोच रहे हैं कौन सा बल्ब सबसे पहले फ्यूज होगा। जो सबसे ज्यादा जलेगा, जो सबसे ज्यादा जलेगा, सबसे ज्यादा तेज चमकेगा, उसके फ्यूज होने के चांस क्या होंगे, ज्यादा। बिल्कुल उसी तरह से है ये बात, कोई रटने नहीं है। अपनी डेली लाइफ में भी ऐसा होता है। हमेशा अगर एक से ज्यादा दिए जला रखे हैं हमने, तो वो दिया सबसे पहले बुझेगा जिसकी लो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे ज्यादा रोशनी देगा। समझ में आई बात, वही तो जलेगा आपका, वही तो बुझेगा सबसे पहले। वही बात बल्बों के ऊपर है। तो बल्बों में कौन सा बल्ब सबसे पहले फ्यूज होगा, जो सबसे ज्यादा तेज रोशनी देगा। समझ में आई, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इनके लिए बल्ब का आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रतिरोध। क्या निकालना पड़ेगा, प्रतिरोध, है ना। वो आ गया, हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तब बताएंगे। फटाफट इसको नोट कर लो। अब हेडिंग लगाओ, विद्युत ऊर्जा के मात्रक। विद्युत ऊर्जा के मात्रक, विद्युत ऊर्जा के मात्रक। ठीक है, सबसे पहला मात्रक देखो, है ना, जो SI मात्रक है वो क्या है, बोलो बोलो। W बटे किससे निकालेंगे, अभी बताया हमने। W बटे क्या बताया, H बराबर क्या बात बताई थी अभी, H बराबर कितना W, H बराबर W बताया था। तो W का मतलब कार्य, तो कार्य का मतलब, कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल हो गया। ठीक है ना। और छोटा मात्रक ये तो क्या है, SI मात्रक है। क्या है, SI। ठीक है ना। और दूसरा मात्रक क्या होगा, दूसरा जूल, और एक होगा, अरे कैलोरी। कौन सा, कैलोरी। और दोनों में संबंध क्या होगा, एक कैलोरी बराबर 4.2, है ना, 18। और 18 को लिख सकते हैं 4.2 कितने जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। समझ में आ गया। अब देखो तीसरा, है ना, इसको कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट, यानी कि व्यावसायिक मात्रक, है ना। कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट, है ना। जो अपने घरों में मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, है ना, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी मेजर की जाती है वो किस में मेजर की जाती है, ऐसे किसमें, व्यावसायिक मात्रक में। उसका नाम होता है सिंपली व्यावसायिक मात्रक, और उसको कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट। समझे नहीं। तो वो कौन सा मात्रक होता है, उसको कहते हैं हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ऐसे ही लर्न करना है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और सिंपली इसको यूनिट भी पढ़ देते हैं। क्या पढ़ देते हैं, यूनिट। और यूनिट किसके इक्वल होती है, एक यूनिट बराबर क्या होती है, वाट गुना, एक यूनिट किसके बराबर होती है, वाट गुना घंटे। कुल वाट देख लो, कुल वाट। वाट होती है क्या, विद्युत शक्ति का मात्रक, और बटे कितना, 1000 से क्या दे देते हैं भाई, भाग दे देते हैं। तो ये यूनिट का सूत्र हो गया। समझ में आ गई बात, यहाँ तक यूनिट का सूत्र हो गया। तो इसको नोट कर लो फटाफट। अब देखो, इसी को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को हम कहते हैं किलोवाट घंटा। क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, हाँ, किलो वाट घंटा। वो एक यूनिट के, है ना, घंटा। ठीक है ना, किलोवाट घंटा। तो के डब्ल्यू एच होता है। ठीक है ना, किलोवाट घंटा। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होंगे, के डब्ल्यू कितना, एच, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट लिख लेंगे इंटू 1 आवर। 1 आवर, किलो का मतलब 10 की पावर 3 वाट। 1 आवर मीन्स 60 इंटू 60 सेकेंड, बोलो, है ना। तो यहाँ पे वॉट इंटू सेकेंड को कहते हैं जूल। क्या कहते हैं, जूल। तो याद रखना,
1 किलोवाट ओवर, 1 किलोवाट ओवर में 6 6 जा 6 6 36, 3 के बाद एक दशमलव 3.6, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये मिल गया है ना, और 3 ये कितने 6। तो याद रखना 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? हाँ, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ठीक है, हो गया भाई? यस सर। अब हेडिंग लगाओ विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। पी से हम दिखाएंगे विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति किसे कहेंगे हम? कार्य करने की दर को। क्या? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। और क्योंकि ये हमेशा विद्युत परिपथ में, इसलिए विद्युत शक्ति का कार्य कौन कर रहा है? आवेश। समझे नहीं? विद्युत के द्वारा हो रहा है कार्य। तो लिख लो इसमें, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्योंकि ये कार्य किससे हो रहा है? विद्युत से हो रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को, यानी कि हानि होने की दर को क्या कहते हैं हम? लिख लो इसको भी। अथवा किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा हानि की दर को, ऊर्जा हानि की दर को, ऊर्जा हानि की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। अर्थात सूत्र लिख लो, P बराबर W/T या E/T। या ये भी कह सकते हैं हम ऊष्मा, है ना, ऊष्मा की दर, है ना भाई। ये समतुल्य एक दूसरे के कार्य, विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊष्मा। और H का मान निकाल चुके हम अभी। H के कितने मान आए थे? 3। VIT, V²/R इंटू टी, और I²/R इंटू टी। तो T हट जाएगा, T नीचे है। तो सूत्र बन गए इसके कितने? VI, बोलो, I² इंटू R और V²/R। समझ में आ गई? ठीक है ना। ये अब मात्रक क्या हो गया इसका? मात्रक बोलो, यहाँ से मात्रक निकालेंगे जूल प्रति सेकंड। इसको कहते हैं वाट। क्या कहते हैं इसको? वाट। W से दिखाएंगे। आई समझ में? अब इसके छोटे और बड़े मात्रक, है ना। कोई मिली वाट कह दे तो 10⁻⁻3। लेकिन हमें ज्यादा वाट में लाइट चाहिए होती है, तो अक्सर करके हम इसको कैसे दिखाते हैं? 1 मेगावाट। मिली छोटा एम होता है, मेगावाट W। तो 10⁻⁻ कितना? 6 वाट। ठीक है ना। ये मेगा 10⁻⁻ किसके इक्वल होता है? और इससे छोटा कौन होता है बोलो? किलोवाट। क्या? किलोवाट अभी बताया मैंने। 10 की घात कितने? 3 वाट। एक होता है अश्व शक्ति, हाँ, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। तो ये कहते हैं हॉर्स पावर HP। ये होती 746 वाट। समझ में आई बात? ये कहलाती है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, एक बल्ब पर जो रेटेड वैल्यू होती है ना, उसको बोलते हैं रेटेड वैल्यू। उस पे जो खुदा हुआ, है ना, खुदी हुई जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं रेटेड वैल्यू। आपका
खुदा हुआ मान, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखो एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर बल्ब है, क्या है, बल्ब है, समझ में आई बात। तो इस बल्ब के ऊपर क्या दो बातें लिखी हुई होती है, क्या 220 वोल्ट और मान लिया 40 वाट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, यदि बल्ब को 220 वोल्ट के विभवांतर पर जलाते हैं तो उसमें विद्युत शक्ति कितनी खर्च हो जाती है, 40 वाट। फिर सुन लो, यदि किसी बल्ब को 220 वोल्ट के विभवांतर पर, है ना, जलाया जाता है तो उसमें विद्युत शक्ति कितनी खर्च हो जाती है। अब यहाँ से जब भी आपको बल्ब के बारे में बात कही गई हो तो हमें प्रतिरोध की जरूरत जरूर पड़ेगी, कुछ भी निकालना हो किसकी जरूरत। तो देखो ये तो हो गया V का मान, किसका मान हो गया, ये V का मान, और ये हो गया P का मान, किसका मान हो गया, बोलो P का। तो यहाँ पर Vp और हमें निकालना हो क्या, हमें इससे क्या निकालना हो, R। तो Vp और R में कौन सा सूत्र हो गया, P तो ये हो गया, V और R ये हो गया। तो R का मान हमेशा किसके बराबर, 40 वाट का अगर हमारे पास बल्ब है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बटे P, कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बटे P। और V स्क्वायर कितना रखेंगे, 220 गुणा 220 और बटे में कितना 40, और 0 से 0 और ये 2 से 2 काट देंगे, यहाँ 11, इस 2 से 2 काट देंगे, यहाँ 11, तो कितना आ जाएगा 1210 ओम। समझ में आई बात, है ना, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, है ना। इसी तरीके से अगर यहाँ पर कितने वाट का होता, 25 वाट का होता, कितने 25 वाट का होता, तो नीचे किससे भाग देते हम, 25 से, किससे भाग देते, 25 से। और अगर ये कितने का होता, 100 का होता, तो किससे भाग देते, अगर V समान रखे, V अगर समान रखे तो देखो V को समान रखे तो, और हम किसका मान निकाले, R का, तो R विलोमानुपाती होगा किसके, P के, किसके P के, यानी कि वाटेज, है ना, वाटेज बोल सकते हैं वाट को, वाटेज किसी बल्ब के, है ना, जितने ज्यादा होंगे उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। समझ में आई बात, लिख लो फटाफट।